अयोध्या में प्रस्तावित 12 किलोमीटर लंबी बाईपास रेलवे लाइन को लेकर गद्दोपुर क्षेत्र में चल रहे आंदोलन के बीच भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से बात की और स्थिति का निरीक्षण किया। विधायक ने स्वीकार किया कि इस प्रोजेक्ट से कई परिवार उजड़ सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे केंद्र सरकार, रेल मंत्री और अधिकारियों तक लोगों की आवाज़ पहुंचाएंगे और कोई वैकल्पिक समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा किया गया चिन्हीकरण अदूरदर्शीपूर्ण है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और रेल लाइन का विरोध जताते हुए इसे किसी भी कीमत पर न बनने की चेतावनी दी। गौरतलब है कि कल समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे भी पीड़ित परिवारों से मिलकर समर्थन जता चुके हैं। देखिए, अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है। अयोध्या में लाखों करोड़ों श्रद्धालु पूरे देश और दुनिया से आ रहे हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस दृष्टि से अयोध्या की योजनाओं को और अयोध्या को कैसे सुंदरतम अयोध्या बनाए, विश्व स्तरीय नगरी का जो एक संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसको सीधे तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तमाम कार्य आप लोग देख रहे हैं, चल रहे हैं अयोध्या में। और ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं परेशानी आती है, लेकिन उसका भी रास्ता निकलता है और निकला है। चाहे वो रामपथ का चौड़ीकरण का हुआ हो, चाहे हनुमानगढ़ी का हुआ हो, या और शहर के तमाम जगहों पर काम चला। और अभी रेलवे लाइन का ये मसला आया है गद्दोपुर का, अयोध्या कैंट बाईपास कार्ड लाइन सलारपुर मसौदा अयोध्या की। तो ये मैं आज आया हूँ अपने इन भाई बहनों के बीच, गद्दोपुर निवासियों के, और मैंने इनकी बात को जाना है। लेकिन इससे पहले भी मेरी जानकारी में था, मैं इसमें चर्चा रेलवे के अधिकारियों से कर चुका हूँ। जिस दिन वंदे भारत का झंडी दिखाने के लिए मुझे अयोध्या रेलवे स्टेशन में गया था, मैं उस दिन इसमें चर्चा मैंने की थी। और निश्चित रूप से सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि किसी को बेघर किया जाए। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी 10 करोड़ आवास दे चुके हैं, तो बसाने का काम करें, उजाड़ने का काम सरकार नहीं करती। लेकिन साथ साथ व्यवस्थाओं को कैसे ठीक करें। और आने वाले समय में अयोध्या में मालगाड़ी आनी है। अयोध्या जो लखनऊ मेन लाइन है उसको इलाहाबाद से जोड़ने का काम है, तो वो गद्दोपुर की हम प्रयास करेंगे। मैंने अधिकारियों से बात की, हम लोग बैठेंगे 2 दिन बाद, और वो जो लाइन का उन्होंने प्रस्ताव दिया है, और यहाँ के जो हमारे अयोध्या के गद्दोपुर के निवासी हैं, यहाँ के प्रति सम्मानित हमारे सभी अयोध्यावासी जो गद्दोपुर निवासी हैं, क्योंकि मैं भी गद्दोपुर में का ही रहने वाला हूँ, यहाँ मेरा भी आवास है। तो यहाँ इनकी जो समस्याएं हैं उसको मैं सुनकर, और फिर जो प्रस्ताव है रेलवे का उसके बीच में एक सामंजस्य निकाल के ऐसा रास्ता निकालें जिससे कम से कम लोगों को असुविधा हो और हमारा ये कार्य पूरा हो जाए। विधायक जी, एक चीज़ और है, देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठान के बाद इस वर्ष पहला रक्षाबंधन पर्व भव्य और ऐतिहासिक रूप से मनाया जा रहा है। श्रावण मास के शुक्ल पूर्णिमा पर भगवान श्री राम, माता सीता और उनके तीनों भाइयों की बड़ी बहन देवी शांता की ओर से मधुबनी कला से बनी जरी और मोतियों की राखियां बांधी जाएंगी। श्रृंगी ऋषि आश्रम से 6वें श्री राम लला रक्षाबंधन महोत्सव के तहत 4 दिवसीय कार्यक्रम हो रहे हैं। 8 अगस्त को भव्य यात्रा के साथ राखियां, फल और मिष्ठान कार सेवकपुरम पहुंचाया जाएगा। इको फ्रेंडली राखियां जूट फॉर लाइफ संस्था की महिला कारीगरों द्वारा तैयार की गई है, जिनमें प्राकृतिक और आध्यात्मिक तत्वों का प्रयोग हुआ है। राम के राखी का पर्व की तैयारी कितनी पूरी हो चुकी है, क्या तैयारी है? जी, इस बार का जो रक्षाबंधन का पर्व है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक राष्ट्रीय पर्व की रूप मिल सके, और अभी राखी हमारे पास आज पहुंची है। आज जो राम दरबार के लिए राखियां हैं, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राखीकार शत्रुघ्न जी राखी वाला के द्वारा निर्मित की गई हैं, एवं जो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी के लिए जो राखियां हैं वो लखनऊ की एक कंपनी जूट फॉर लाइफ, उसके द्वारा जो हमारी बुआ जी हैं अंजलि सिंह जी और उनकी टीम, जो स्टाफ है उनका 101 महिलाओं द्वारा वो निर्मित किया गया है। अभी राखियों का पूजन अर्चन करके उनको रख दिया गया है, और 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उनका विधिवत पूजन किया जाएगा। और 8 तारीख को शोभा यात्रा के माध्यम से ये राखियाँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और राम मंदिर के पुजारियों को सौंप दी जाएंगी। इस बार की जो राखियां हैं वो काफ़ी मायनों में विशेष हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं
इसमें तुलसी जी की मंजरी, राम जी का बीज मंत्र, जो राम मंत्र है, बीज मंत्र, उनका यूज़ किया गया है। आप जब इसको पहली झलक में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बिहार की मधुबनी संस्कृति, जो हमारी सनातन और हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, उसका पूरी तरीके से यूज़ किया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो अयोध्या के राजा राम इस बार विराजमान हुए हैं, वो एक बालक अवस्था में, 5 वर्ष के बालक की अवस्था में विराजमान हैं। उनकी कोमलता और निर्मलता को ध्यान में रखते हुए इसमें केले के रेशे का भरपूर यूज़ किया गया है, भरपूर प्रयोग किया गया है, जिससे उनकी कोमलता पर कोई असर ना पड़े। और जब ये राखियाँ उनके हाथों में बांधी जाएंगी तो इनकी भव्यता और निखर के आएगी। माता शांता जी के द्वारा ये जो राखियाँ हैं वो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और चारों भाभीियों के लिए भी भेजी गई हैं। साथ में हनुमान जी के लिए भी राखियां हैं और वहाँ के जो राम मंदिर के हमारे पुजारी हैं उनके लिए भी राखियां भेजी गई हैं। और 6 तारीख को इन राखियों का जब विधिवत पूजन होगा, वो जो विशिष्ट अतिथि हमारे रहेंगे, माननीय राज्य मंत्री और पूर्व राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी द्वारा किया जाएगा। एवं राज्य के जो पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं जयवीर सिंह जी, वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। 7 तारीख को श्रीमती अपर्णा यादव जी द्वारा भी राखियों का पूजन किया जाएगा। एवं इन राखियों का 6 से लेकर 8 तारीख तक विधिवत पूजन अर्चन करके शोभा यात्रा के माध्यम से 8 तारीख को पहले ये राखियाँ कारसेवकपुरम में लाई जाएंगी। फिर वहाँ से जो श्रद्धालु जन हैं वो अपने गाजो बाजों के साथ नृत्य, भजन, कीर्तन करते हुए और अन्य उपहारों के साथ, जैसे बालक राम के लिए खिलौने, मिठाइयाँ, पोशाक, फूल, फल, मालाएं आदि, इनके द्वारा ये राखियाँ ले जाकर राम मंदिर के पदाधिकारियों, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों एवं राम मंदिर के पुजारियों को सौंपी जाएंगी। इस बार का रक्षाबंधन कितना भव्य रहेगा, क्या उद्देश्य है इसमें? जी, इस बार का रक्षाबंधन हमारी पूरी कोशिश है कि ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में निकल के आए और ये पूरी तरीके से भव्य हो, क्योंकि इस बार का जो रक्षाबंधन है वो काफ़ी मायनों में देखा जाए तो खास है। इस बार राम जी और राम जी का जो दरबार है वो दोनों ही प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं और राम मंदिर भी लगभग पूर्णता ही बन के तैयार हो चुका है, जिससे इस राखी का जो पर्व है वो और भी ज़्यादा निखर के आ रहा है। अगर इस बार का जो संयोग देखा जाए वो विशेषतम संयोग हम कह सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। उसमें जग जाहिर है, कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब ये राखियाँ स्वयं माता शांता की तरफ से प्रभु श्री राम को अर्पित की जाएंगी, उनको बांधी जाएंगी, तो इन राखियों की जो भव्यता है और भी निखर के आएगी एवं जो ये पर्व है वो और भी ज़्यादा अमृतकारी प्रतीत होगा। क्या गर्भगृह के लिए राखी अलग है, राम दरबार की राखी अलग है? जी, गर्भगृह के लिए जैसा हम सबको पता है कि गर्भगृह में राजा राम एक बालक राम की अवस्था में विराजमान है। उनकी कोमलता और निर्मलता को ध्यान में रखते हुए ये राखियाँ केले के रेशे द्वारा बनाई गई हैं। एवं जो राम दरबार में प्रतिमाएं स्थापित हैं प्रभु की, उनके लिए ये राखियाँ स्टोन और चांदी के वर्क में बनाई गई हैं, जिससे आप इनकी भव्यता को और भी अच्छे से देख सकते हैं। ये राखियाँ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राखीकार शत्रुघ्न जी राखी जी वाला के द्वारा निर्मित की गई हैं और ये राखियाँ आप राम दरबार में 9 तारीख को। बिजनौर से खबर है, जहां लगातार हो रही बारिश ने गरीब परिवारों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सेवहारा थाना क्षेत्र के सहसपुर देहात गांव निवासी अरशद पुत्र मरगूब के मकान की छत भारी बारिश के चलते भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त परिवार के सदस्य किसी दूसरे हिस्से में थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पूरा परिवार बेघर हो गया है। अरशद पेशे से दर्जी हैं और वे बेहद सीमित आय में किसी तरह 6 बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। बारिश से गिरी छत के बाद परिवार खुले आसमान के नीचे आने को मजबूर हो गया है। ग्रामीणों और पड़ोसियों ने कुछ अस्थायी सहायता जरूर दी, लेकिन अस्थायी राहत की अभी भी प्रतीक्षा है। ग्राम प्रधान आदिल ने जानकारी दी कि अरशद का
नाम प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में शामिल हो चुका है, मगर अभी तक बैंक खाता में आवास निर्माण की धनराशि नहीं आई है। ग्राम प्रधान ने यह भी आश्वासन दिया कि ग्राम पंचायत स्तर से परिवार को तत्काल कुछ आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। बीते 2-3 दिनों में जिले भर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों में खासकर ऐसे परिवार जो अभी तक सरकारी आवास से वंचित हैं, इस मौसम में सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से मांग उठाई जा रही है कि ऐसे परिवारों की प्राथमिकता के आधार पर मदद की जाए। वालेकुम। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कई दिन से बारिश पड़ रही भाइयों। बात यह है कि इस बारिश में हमारे घर के पिछले मोहल्ले में जो है अर्शी, उसका मकान बेचारे का छत गिर गई है उनकी, जिसके भी कच्चे मकान है, बड़ी हिफाजत से बड़ी देखभाल कर वो सोएं। और इसके जो भी डिटेल्स हैं हमने वो सारी एसडीएम साहब के यहाँ पटवारी जी के थ्रू भेज दी है। और इनका मकान जब से मैं प्रधान बना हूँ, जब से जो है पहली बार सर्वे आए हमारे यहाँ मकान के, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 63 मकान पास हुए हैं हमारे। तो उन 63 मकान में जो है ये भी है, वो 63 मकान में ये भी है। नौर के सिवहारा से खबर है, जहां ग्राम सफियाबाद बना निवासी एक युवक के साथ रास्ते में कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना सोमवार शाम लगभग 7:30 बजे की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अफजाल पुत्र मोहम्मद उमर जब अपनी भाभी के घर से लौट रहा था, तभी मोहल्ले में पहले से मौजूद सोभी पुत्र मुस्तकीम, जुबैर पुत्र सलीम और एक अन्य व्यक्ति ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि तीनों ने युवक के साथ अभद्र भाषा से गाली गलौज और विरोध करने पर लात, घूंसे व डंडों से मारपीट की। मामले में युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और शरीर पर कई जगह गुम चोटें पाई गई हैं। पीड़ित का मोबाइल फ़ोन भी हमलावरों ने तोड़ डाला। किसी तरह से पीड़ित जान बचाकर सिवहारे थाना पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल युवक का प्राथमिक उपचार कराया गया। क्या नाम है तुम्हारा? अफजाल। कहाँ रहते हैं? सफियाबाद। ये क्या हुआ सर पे आपके? ये लड़कों ने मारा, 3 लड़कों ने। कौन थे? एक अनस था, एक सोभी था, एक सोभी का भाई है चचेरा। अच्छा। भुंटा कह दें उसे। फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे मारा खाली पीली में। मैं वहाँ से आ रहा था, उधर से पल्ली तरफ से, भाभी के घर से। आप पुलिस के पास गए? जी पुलिस के पास गए, पुलिस अभी तक आई नहीं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ जो उन्होंने मेरे साथ किया उसका कार्रवाई हो। कार्रवाई करना चाहता हूँ।